हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 9th ज्योग्राफी बीएससीबी बिहार सरकार की किताब है, उसका चैप्टर नंबर 6 है पॉपुलेशन, जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी देश का आर्थिक विकास मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करता है: प्राकृतिक संसाधन तथा मानवीय संसाधन। कोई भी देश है जिसके का विकास मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करता है: प्राकृतिक संसाधन तथा मानवीय संसाधन पर। वास्तव में देखा जाए तो आर्थिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान मानवीय संसाधनों अर्थात जनसंख्या का है, क्योंकि जनसंख्या आर्थिक विकास का साधन ही नहीं, साध्य भी है। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपभोग करते हैं। वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। जनसंख्या अथवा मानवीय प्रयत्नों के अभाव में किसी भी प्रकार की आर्थिक वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन संभव नहीं है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि किसी देश का वास्तविक स्वरूप उस देश की भूमि अथवा जलाशयों या खदानों में, पशुओं अथवा धन दौलत में नहीं, वरन उस देश के स्वच्छ एवं सुखी पुरुषों, बच्चों और स्त्रियों में निहित है। भारत में जनसंख्या का आकार एवं वृद्धि बेहद भयावह है। इसे जनसंख्या विस्फोट का नाम दिया जाता है। इस जनसंख्या विस्फोट ने देश की समस्त विकास योजनाओं को प्रभावित किया है। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपयोग करता है, इसीलिए यह जानना आवश्यक है कि यह देश में कितने लोग यह यह इसीलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं तथा उनकी कौन-कौन सी विशेषताएं हैं। हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। बच्चों, तुम बढ़ती जनसंख्या के अंग हो। आज हम जनसंख्या से जुड़े निम्नलिखित 3 बिंदुओं पर विचार करेंगे: जनसंख्या का आकार एवं विवरण, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, जनसंख्या के गुण तथा विशेषताएं। जनसंख्या आकार एवं वितरण। 1 मार्च 2001 तक भारत की जनसंख्या 102.8 करोड़ लाख थी, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 16.7%। यह करीब 103 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत के स्थलीय भूभाग का भारत जो है स्थलीय भूभाग मतलब विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% है कि विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हुए हैं। जनगणना एक निश्चित समय अंतराल की आधिकारिक गणना को जनगणना कहते हैं। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई। भारत में सबसे पहले कब जनगणना किया गया था? 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, जब लॉर्ड मेयो भारत के वाइसराय थे। सन 1881 में पहली बार संपूर्ण जनगणना की गई। उस समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी, समसामयिक तथ्यों तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे बृहत स्रोत है। आप अपने पुस्तकालय में जनगणना रिपोर्ट देख सकते हैं। 2001 के जनगणना के अनुसार देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां कुल आबादी 16.60 करोड़ है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, जहां 9.68 करोड़ आबादी निवास करते हैं। देखिए भारत का मैप है। इस साइड है जो
बंगाल की खाड़ी है, जैसे बांग्लादेश से भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, सो देख लीजिए। वेस्ट बंगाल है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। और म्यांमार से सीमा साझा करते हैं मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ये सीमा साझा करते हैं हमारे देश। भारत जनसंख्या घनत्व 2001। कुल जनसंख्या का 9.42% महाराष्ट्र में निवास करते हैं। तीसरे स्थान पर हमारा बिहार है। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी 8.29 करोड़ कुल देश की जनसंख्या का 8.06% है। इन बड़े राज्यों के विपरीत हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 5 लाख ही है तथा लक्षद्वीप में केवल 60,000 लोग निवास करते हैं। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। ये राज्य है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। भारत की लगभग आधी आबादी कितने राज्य में निवास करते हैं? केवल 5 राज्य में। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। भारत में जनसंख्या के असमान वितरण का क्या कारण है? घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य भूमि के प्रति इकाई पर अधिवासित होने वाली जनसंख्या है। भारतीय जनगणना विभाग द्वारा स्तरीय मापन के रूप में प्रति वर्ग किलोमीटर को एक इकाई माना गया है। इस दृष्टि से भारत की जनसंख्या 2001 के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसमें भारी विषमता है। मैदानी राज्यों में सर्वाधिक घनत्व, तटीय राज्यों में भी काफ़ी घनत्व है, लेकिन पर्वतीय राज्यों में आदिवासी आर्थिक संरचनात्मक सुविधा की कमी के कारण कम घनत्व पाए जाते हैं। पठारी राज्यों में सामान्य घनत्व की स्थिति है। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक घनत्व पश्चिम बंगाल का है। यहाँ औसतन प्रति वर्ग किलोमीटर 904 व्यक्ति रहते हैं। इसके बाद क्रमशः बिहार 881, केरल 819 का स्थान है। सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश अर्थात पर्वतीय राज्य है, जहाँ औसत घनत्व मात्र 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। केंद्रशासित प्रदेशों को सम्मिलित कर देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली में है। यह 9,340 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है, लेकिन सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में ही है। केंद्रशासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जनघनत्व मात्र 34 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र होने के कारण भारत के औसत घनत्व में भी तेजी से वृद्धि हुई है। यह 1901 में मात्र 37 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो 2001 में बढ़कर 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है किसी विशेष समान अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। पहला सापेक्ष वृद्धि और दूसरा प्रति वर्ष होने वाली प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम है। पहले की जनसंख्या जैसे 1991 की जनसंख्या के बाद की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या से घटकर इसे प्राप्त किया जाता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि का दूसरा पहलू प्रति वर्ष प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जैसे प्रति वर्ष प्रतिशत वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की
मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि, इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। भारत की आबादी 1951 में 3610 लाख से बढ़कर 2001 में 10,280 लाख हो गई। सिर्फ 1901 में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई। भारत की जनसंख्या वृद्धि एक झलक। 1951 में कुल जनसंख्या 361 लाख। एक दशक में सापेक्ष वृद्धि 42.43 और वार्षिक वृद्धि दर 1.25% था। 1961 में 439.2 लाख। एक दशक में 78.15 लाख वृद्धि हुआ, जो 1.96% था। 1971 में 548.2 लाख जनसंख्या था, जिसमें वृद्धि हुआ 108.92, तो प्रतिशत वृद्धि हुआ 2.20। फिर 1981, 91 और 2001 की वृद्धि है। सारणी 6.1 एवं चित्र 6.2 दर्शाता है कि 1951 से 1981 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है, जो 1951 में 361 लाख से 2001 में 1028.7 लाख हो गई। सारणी 6.1 से पता चलता है कि वृद्धि दर में कमी के बावजूद प्रत्येक दशक में लोगों की संख्या में नियमित रूप से वृद्धि हो रही है। सन 1981 में वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। सन 1981 से इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई, फिर भी केवल 2001 में कुल जनसंख्या में 182 लाख की वृद्धि हुई। इतनी बड़ी दशकीय वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई। 1951 से 2001 में। इस पर ध्यान देना चाहिए कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। विशाल आकार की जनसंख्या में कम वार्षिक वृद्धि दर सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है, तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 155 लाख है, जो कि संसाधनों एवं पर्यावरणीय संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। वृद्धि में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है तथा 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के 3 प्रमुख कारण हैं: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के कितने कारण हैं? 3: जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की वास्तविक प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चे का जन्म होता है, उसे ही जन्म दर कहते हैं। जन्म दर किसे कहते हैं? एक वर्ष में 1000 बच्चा को जन्म एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चे का जन्म होता है, उसे ही जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्तियों के मरने वाली संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। मृत्यु दर किसे कहते हैं? 1000 व्यक्ति में कितने व्यक्ति मरा। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का प्रमुख कारण है। 1980 तक उच्च जन्म दर में धीमी गति से एवं मृत्यु दर में तीव्र गति से गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया है। इसके कारण जनसंख्या वृद्धि विस्फोट हो गई। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। इस परिवर्तन का प्रमुख कारण पारिवारिक, राजनैतिक, प्रशासनिक एवं धार्मिक स्तर पर नियोजित परिवार के प्रति जागरूकता है। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने
को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक एक जगह से दूसरे जगह, जैसे उत्तरी बिहार में बाढ़ विस्थापित क्षेत्रों में, या अंतर्राज्य एक राज्य से दूसरे राज्य में, या अंतर्राष्ट्रीय एक देश से दूसरे देश में हो सकता है प्रवास। याद रखिए, वर्तमान विश्व में प्रत्येक 6 व्यक्तियों में एक भारतीय है। पिछले 10 वर्ष 1991 से 2001 में भारत की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 1.82 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्तमान समय मुंबई महानगर की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या से अधिक है। भारत के कुल जनसंख्या में प्रति मिनट 29 व्यक्तियों की वृद्धि हो रही है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता, लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उनके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्रियाकलाप: अपने दादा दादी, नाना नानी और माता पिता के जन्म के समय से तुम अपने परिवार में प्रवास की सूची बनाओ। प्रत्येक प्रवास के कारणों को ज्ञात करो। भारत में अधिकतर आंतरिक प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारण प्रभावी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों एवं बेरोजगारी के प्रतिकूल अवस्थाएं हैं, तथा नगर का कर्षण पुल प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन को दर्शाता है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो 2001 में बढ़कर 27.78% हो गई। एक दशक 1991 से 2001 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 23 से बढ़कर 35 हो गई। जनसंख्या की विशेषता: आयु संरचना की दृष्टि से भारतीय जनसंख्या को 3 वर्गों में विभाजित किया है। किशोर वर्ग 15 वर्ष से कम आयु, प्रौढ़ वर्ष 15 से 19 वर्ष की आयु, और वृद्ध वर्ग 60 वर्ष या इससे अधिक आयु। प्रौढ़ वर्ग की जनसंख्या को श्रमजीवी अथवा कार्यरत आयु वर्ग कहा गया है। प्रथम एवं अंतिम वर्ष को आधारित जनसंख्या डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहा गया है। भारत में किशोर वर्ग के अंतर्गत 36.5% जनसंख्या है। प्रौढ़ वर्ग के अंतर्गत 56.7% तथा वृद्ध वर्ग में 6.8% जनसंख्या है। स्वास्थ्य सुविधाओं में तेजी से हो रहे सुधार के कारण वृद्ध वर्ग की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की संभावना है। इसके विपरीत जनसंख्या नियंत्रण के प्रति बढ़ती जागरूकता और प्रबंधन के अनुकूल उपायों के कारण किशोर वर्ग में कमी आने की पूरी संभावना है। क्रमिक या क्रियाशील वर्ग में जनसंख्या अनुपात में संभावित वृद्धि से रोजगार के नए आयामों की तलाशना होगा, अन्यथा बेरोजगारी की समस्या विस्फोट रूप ले सकती है। लिंगानुपात: प्रति 1000 पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। यह जानकारी दिए गए समय में समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सम्यक है। देश में लिंग अनुपात महिलाओं के पक्ष में नहीं है। सन 1951 से 2001 के बीच लिंगानुपात 1951 में लिंगानुपात 946 और 2001 में लिंगानुपात 933 है। क्या आप जानते हैं केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1058 है। पुडुचेरी में प्रति 1000 पुरुष पर 1001 महिला, जबकि दिल्ली में प्रति 1000 पुरुष पर 821 और हरियाणा में 1000 पुरुष पर केवल 861 महिलाएं हैं। साक्षरता दर: साक्षरता जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधनात्मक गुण होता है। स्पष्टतः केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही
बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है तथा शोध एवं विकास के कार्यों को कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधक है। 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझ कर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा गया। साक्षर किसे कहा गया है? तो एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझ कर लिख या पढ़ सकता है, साक्षर की श्रेणी में रखा गया। भारत की साक्षरता के स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 2001 के जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 64.84%, पुरुषों का 73% और महिला का 53.67% है। परंपरागत मान्यताओं के कारण महिलाओं की साक्षरता दर कम है, लेकिन इसमें तेजी से सुधार हो रहा है। व्यावसायिक संरचना आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के कारिक विवरण के व्यावसायिक संरचना कहते हैं। व्यवसायों को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन जैसी क्रियाएं शामिल हैं। द्वितीयक क्रियाकलापों में उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन एवं अन्य निर्माण कार्य आते हैं। तृतीय क्रियाकलापों में परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन तथा विविध प्रकार की सेवाएं आती हैं। भारत की 5 सर्वाधिक साक्षर एवं 5 सबसे कम साक्षर राज्य के नाम बताइए। विकसित एवं विकासशील देशों के विभिन्न क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोग का अनुपात अलग अलग होता है। विकसित देशों में द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है, जबकि विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है। भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि कार्य करता है। द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात 13 से 20% है। स्वास्थ्य वर्तमान समय में स्वास्थ्य सूचकों में लगातार सुधार हुआ है। मृत्यु दर जो 1951 में प्रति 1025 थी, 2001 में घटकर प्रति 1000 8.1 रह गई। औसत आयु जो 1951 में 36.7 वर्ष थी, तो 2001 में 64.6 वर्ष हो गया। अधिकतर संक्रामक बीमारियों पर लगभग नियंत्रण कर लिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद विकसित देशों की तुलना में भारत का स्वास्थ्य स्तर निम्न है। प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशंसित स्तर से काफ़ी कम है तथा हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित है। शुद्ध पानी पीने के लिए तथा मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं ग्रामीण जनसंख्या के केवल 1/3 लोगों को उपलब्ध ही है। अतः भारत के लिए आवश्यक है कि जनसंख्या प्रबंधन को राष्ट्रीय नीतियों में प्राथमिकता दें। शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लाकर ही कोई भी देश अपनी जनसंख्या को संसाधन में बदल सकता है। हर रोज के दंगे, मारपीट और हिंसा में संलग्न बहुत बड़ी युवा शक्ति का सही प्रबंधन उसे कल के भारत का सिरमौर बना सकता है। जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव। विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव बहुआयामी हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के खाद्य उत्पादन, रोजगार के अवसर और औद्योगिक संरचना में भारी वृद्धि हुई, लेकिन इसके बावजूद बढ़ती जनसंख्या के ही कारण भारत विकास की इन ऊंचाइयों को विकसित राष्ट्र में तब्दील नहीं कर सका। आज भी भारत में आधे से अधिक बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। अभी भी प्रति व्यक्ति खाद्य उपलब्धता 450 ग्राम प्रतिदिन से कम है। विश्व में सर्वाधिक निरक्षर और सर्वाधिक बेरोजगार भारत में ही है। निरक्षर और बेरोजगार का यह समूह स्वतंत्र भारत की विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है।
आज भी कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ रहा है क्योंकि अधिकतर जनसंख्या गांव में रहती है। भूमि सीमित है, इसके उपयोग करने वालों का आकार बृहद हो गया है। परिणाम स्वरूप वैसे भूमि पर भी कृषि, पशुचारण और अधिवास का दबाव पड़ने लगा जो प्रकृति के नियमों के अनुरूप पारिस्थितिकी संतुलन के अंग थी। भारत के वनीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र और नम भूमि में लगातार कमी आ रही है। कभी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र जैविक विविधता का भंडारगिरी था। आज हिमालय के राज्यों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि, पर्यटन विकास, धार्मिक यात्राओं में वृद्धि तथा उद्योग और नगरों के बढ़ते विकास के कारण जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम जैसे राज्यों में 40% से भी कम भूमि पर वन है, जबकि यहाँ 60% भूमि पर वन होने चाहिए। 1960 के दशक में जब हरित क्रांति का आगमन हुआ तो पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में आधुनिक कृषि का विकास हुआ। इससे खाद्य पदार्थों के मामले में लगभग आत्मनिर्भर हो गया, लेकिन मृदा प्रदूषण और पारिस्थितिकी असंतुलन की चुनौती छोड़ गया। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में भारी वृद्धि के कारण ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण की प्रक्रिया तीव्र हो गई। नगरों में ग्रामीण गरीबों की बढ़ती भीड़ से अनौपचारिक व्यवस्था, मलिन बस्ती, झुग्गी-झोपड़ी एवं अतिक्रमणित बस्तियों के विकास में नगरीय पारिस्थितिकी को बर्बाद कर दिया। वर्तमान समय में मुंबई विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नगर बन चुका है। यहाँ प्रतिवर्ष औसतन 3 से 4 लाख बाहर से आकर बसते। इसका मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट ही है। गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता और कुपोषण 4 ऐसे स्तंभ हैं जो विकासशील भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। भारत के विकास के लिए सबसे बड़ी चुनौती है गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता और कुपोषण। इसकी जड़ें जनसंख्या विस्फोट के आधारभूत संरचना पर आधारित है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न हो रही समस्याओं को ध्यान में रखकर प्रथम पंचवर्षीय योजना काल से ही जनसंख्या नियंत्रण की नीति अपनाई जा रही है। भारत विश्व का पहला देश है जिसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम को सरकारी कार्यक्रम घोषित किया। आज भी विश्व में सर्वाधिक परिवार कल्याण केंद्र भारत में है, लेकिन परिवार नियोजन की स्वैच्छिक नीति के कारण जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में कोई विशेष सफलता नहीं मिली है। अतः 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नीति की घोषणा की गई, जिसमें लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु न्यूनतम क्रमशः 21 वर्ष और 18 वर्ष रखा गया। केरल जैसे राज्य में साक्षरता को प्राथमिकता देकर जनसंख्या नियंत्रण का अप्रत्यक्ष प्रयास प्रारंभ किया गया, जिसमें भारी सफलता भी मिली। इस सफलता को आधार मानकर 8वीं पंचवर्षीय योजना से अप्रत्यक्ष कार्यक्रमों को अधिक महत्व दिया जा रहा है, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण, रोजगार की संभावनाओं का सृजन, गरीबी निवारण, द्वितीयक और तृतीयक रोजगार में लगे हुए लोगों के लिए प्रोत्साहन और हतोत्साहन की नीति तथा जनसंख्या के आधार पर 2026 तक लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में सीटों में वृद्धि न करने का निर्णय अधिक कारगर साबित हो रहा है। 2002 ईस्वी की जनसंख्या नीति में स्पष्ट किया गया है कि 2045 तक भारत की जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। वस्तुतः भारत की जनसंख्या नीति छोटा परिवार, सुखी परिवार की नीति पर आधारित है। क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? केरला की। भारत की औसत आयु संरचना क्या है? 64.6 वर्ष। 2001 के जनगणना में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं के अनुपात की क्या स्थिति है? 933। भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ष किलोमीटर में क्या? 325 2001 के जनगणना के अनुसार है।